सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक तो तुमको दिख ही रहा होगा, डीएफटी, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो इसके पीछे का थ्योरी जो है हम लोग पढ़ते हैं डीएसपी नाम का सब्जेक्ट में। तो उसमें हम लोग पहला चीज़ क्या है ना, कि जो मैसेज हम लोग भेजते हैं कोई कहीं भी, जो मैसेज हम लोग का होता है वो ए पीरियोडिक होता है। क्यों होता है ए पीरियोडिक? क्योंकि कुछ भी हम मैसेज देते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ हम लोग कभी रिपीट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पीरियोडिक होगा। तो जनरली जो सिग्नल्स हम लोग डालते हैं सिस्टम में वो एक एपीरियोडिक सिग्नल होता है। बट एपीरियोडिक सिग्नल का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, ठीक है। और अगर डिस्क्रीट भी अगर लिया जाए, अगर लेट से हम लोग अपना मैसेज को डिस्क्रिटाइज कर दिए, ठीक है। डिस्क्रिटाइज करना होता है, समझ रहा, ठीक है। फिर भी अगर उसका लिया जाए ना फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो कंटिन्यूअस आता है, ठीक है। उस फूरियर ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी, ठीक है। जो कि हम लोग डीटीएफटी में क्या है कि हमारा मैसेज सिग्नल वो एक डिस्क्रीट डोमेन में है, लेकिन उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक कंटिन्यूअस टाइप हो। हाँ, तो भले ही हम लोग मैसेज को टाइम डोमेन में कंप्यूटर प्रोसेस कर लेगा, क्योंकि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स है, बट उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म को अगर प्रोसेस करना होगा इट्स स्टिल नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होगा। कंप्यूटर का हालत खराब हो जाएगा ऑब्वियसली इन्फिनाइट करने में। सो व्हाट वी केम अप विथ इज डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब जो हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म बना था ना ओरिजिनली, उसको हम लोग डिस्क्रिटाइज कर लेते हैं। उस फूरियर ट्रांसफॉर्म को बोलेंगे डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो डिस्क्रीट फूरियर एक्चुअल फूरियर ट्रांसफॉर्म जो बिना डिस्क्रीट फॉर्म के होता है, उसमें होता है एक्सएन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है, और डी एन। और इसमें इंटीग्रेशन समेशन करते थे तो वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू आता था। वेयर एज इसमें ओमेगा के जगह बस 2 पाई k/n बैठाने से वो एक डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म डीएफटी बन जाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो मे बी यू शुड कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि k का वैल्यू जो है 0 से लेकर n-1 तक है, ठीक है। तो बेसिकली यह जो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एक पीरियोडिक टाइप्स होगा। इसी का इन्वर्स ले लिया जाए तो मोर और लेस सेम फॉर्मूला है, बस आगे में 1/n है बस, ठीक है। पहला चीज, वो जो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा उसका डोमेन होगा के का सर्टेन वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर आने वाला है, ठीक है। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म लाइक पीरियोडिसिटी, कि डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो पीरियोडिक सिग्नल, अगर टाइम डोमेन में पीरियोडिक होगा तो ये फॉलो होगा, डिस्क्रीट होगा तो ये फॉलो होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सर्कुलर कन्वोल्यूशन होता है, अगर हम लोग टाइम डोमेन में सर्कुलर कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो डिस्क्रीट डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑब्वियसली होना ही है। एक डोमेन में अगर शिफ्टिंग है दूसरे डोमेन में एक्सपोनेंशियल होगा। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है जो लैब के पर्सपेक्टिव से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया गया है, x1n ये है 1 है, और x2n मतलब जो भी गिवन है कि 0 से 4 वैल्यू के लिए 1 होगा, बाकी 5 से 7 के लिए 0 होगा, ठीक है। इसका अगर हम लोग सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालने का कोशिश करें, कैसे निकालेंगे? अच्छा, यहाँ जो फूरियर डीएफटी निकालते हैं ना, अगर हम लोग किसी चीज का डीएफटी निकालना चाहते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स डिनोट करते हैं कि कितना पॉइंट्स में हम लोग डिस्क्रिटाइज करने वाले हैं। अगर हम लोग डीटीएफटी लिया जाए उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन उसी का अगर हम लोग डिस्क्रिटाइज करेंगे तो हम लोग एक लेते हैं, या तो 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर ले, नहीं तो 8 में कर ले, ठीक है। जितना ज्यादा पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा हमारे को ज्यादा अच्छा मैसेज मिलेगा, रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स भी लेंगे तो उसमें कंप्यूटर का कंप्यूटेशन करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। जितना ज्यादा सैंपल्स होगा उतना दिक्कत होगा। अगर कॉपी पेन पे अगर हम लोग को सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालना होता है तो हम लोग करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं नॉर्मल, ठीक है। उसमें वैल्यूज लिखते हैं 0 1 2 3 4 इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, 8 पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। और एक दूसरा लेते हैं सेम, हाँ, दूसरा सिग्नल लेते हैं जिसमें हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में उसको रख देते हैं, ठीक है। अब इसको एक दूसरे पे ओवरलैप कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा x0 से x0 मल्टीप्लाई होगा, x1 से x7 मल्टीप्लाई होगा, x2 से x6 मल्टीप्लाई होगा, x3 से x4, सारे को मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आंसर आएगा वो मेरा सर्कुलर कन्वोल्यूशन का पहला पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट यानी x ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नया पॉइंट अगर लाएंगे तो नया पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा एंटी, ये वाला जो है ना ओवरलैप करने से पहले थोड़ा सा एक
एक बार शिफ्ट कर देंगे, रोटेट कर देंगे एक पॉइंट, ताकि x0 यहाँ आ जाए, x7 और ऊपर चला जाए। हाँ, x1 होगा। एंड सिमिलरली कोई भी एक को तुम उठा के एक बार बस शिफ्ट करके फिर ऐड करते जाओ, तो तुम्हारा आंसर आएगा फर्स्ट पॉइंट का, ऐसे करके सेकंड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का, ऐसे करके 8 पॉइंट्स का आंसर आएगा। वो होगा सर्कुलर कन्वोल्यूशन। लेकिन ये चीज जो है इंसान कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है, बट कंप्यूटर से ऐसा करवाने के लिए सोचो ये पॉसिबल नहीं होगा। कंप्यूटर को समझ में आता है मैट्रिक्स वगैरह, तो इसको किसी मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिख दें तो फिर हम लोग कर सकते हैं इसको कंप्यूटर में भी डीएफटी निकालना। ठीक है। तो उस अगर कंप्यूटर से करवाना मैट्रिक्स, तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए हम लोग को। क्या नॉलेज चाहिए कि पहले तो हम लोग लिख दिए एन पॉइंट डीएफटी का फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, इसको माइंड में रखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा बेसिक है तो कभी भी पूछ लेगा एग्जाम में वो लड़का। ठीक है, माइनस होगा उसी में से इसका लिख लिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया ना, एक्सपोनेंशियल में ई टू द पावर जे 2 पाई/n, जो ये वैल्यू है जो कांस्टेंट रहेगा हर टर्म के साथ, उसको बाहर निकाल लिया गया, उसके लिए अलग टर्म लिख दिया गया ओमेगा एन, जिसको बोलते हैं ट्विडल फैक्टर। ठीक है, ट्विडल फैक्टर से क्या होता है, कंप्यूटेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग एन और के चेंज करते रहेंगे। हाँ ऑब्वियसली, हाँ। तो वो कैलकुलेट करके घर से रख लेंगे और बस एन और के चेंज करते जाएंगे, तो बेसिकली ट्विडल फैक्टर के एक मैट्रिक्स बना के कंप्यूटर में डाल देंगे, ये है ट्विडल फैक्टर का मैट्रिक्स। अब जो सिग्नल आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते जाओ। तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो नया टाइप का वर्जन आएगा वो इस टाइप से लिख सकते हैं, जहाँ पे ई टू द पावर वाले का कुछ टर्म कॉमन निकाल के ऐसा लिख दिया गया। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। सिमिलरली ये हुआ डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो उसके नीचे हो गया इनवर्स वाले। इनवर्स में 1/n बाहर होता है, ये भूलना नहीं है। ठीक है। तो अगर ये एग्जाम्पल लिया गया था, देखो एक्स एन का वैल्यू ये है, अदरवाइज जीरो है। ठीक है, वन है सारा पॉइंट्स पे। तो अगर इसका निकाला जाए, अगर डी टी एफ टी, सॉरी डी एफ टी निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला लिखेंगे। और इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्स ऑफ वन निकालेंगे, यानी के इक्वल टू वन पे वैल्यू निकालेंगे, सॉरी के इक्वल टू जीरो पे पहले वैल्यू निकालेंगे। के इक्वल टू जीरो पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल वाला, सिर्फ एक्सन रहेगा। और समेशन ऑफ एक्सन मतलब क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो ये देखो, 1+1+1+1 चारों पॉइंट पे वन होगा। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल में के का वैल्यू को वन रख दिया गया है तो x1 आने वाला आंसर है। ये बात ये बनेगा। अब n का अलग अलग वैल्यू पे समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर जीरो प्लस ई टू द पावर ये चीज, ई टू द पावर ये चीज, और ई टू द पावर जो है। ठीक है, n का अलग अलग वैल्यूज को पुट करके लिख दिया गया, और ये तुम यूलर्स फॉर्मूला से आराम से निकाल सकता है। ठीक है, तो ये उसको सॉल्व किया, ऐसे एकदम सिंप्लीफाई किया गया, x1 का वैल्यू 1 - j - 1 इस टाइप से आ गया। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर हम लोग को 4 पॉइंट डीएफटी निकालना है ना, तो एक बहुत अच्छा पैटर्न है। 4 पॉइंट डीएफटी का क्या पैटर्न है कि जो पहला पॉइंट होगा ना, उसमें लिखेंगे 1+1+1+1, यानी सारा पॉइंट्स जो जो था हमारा उसमें सबको ऐड कर देंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा ना, यहाँ होगा 1 - j⁻1 प्लस -j² प्लस -j³। ठीक है, ये चीज जो बन के आया ना, इसका वैल्यू यही आएगा। अगर थर्ड पॉइंट के लिए निकालेगा तो वो आएगा 1 - j² -j⁴ -j⁶। थर्ड पॉइंट के लिए क्या होने वाला है, 1 - j⁻³ -j⁶ -j⁹ 3 का गैप देके। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मैट्रिक्स हम लोग का रेडी हो जाएगा, जिसको आराम से हम लोग भर सकते हैं, ट्विडल फैक्टर का मैट्रिक्स। अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो इस टाइप से बनेगा, देखो के का वैल्यू जीरो के लिए सारा 0 0 0 0 हो गया, ओमेगा एन का पावर जीरो। ठीक है, ओमेगा एन का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो जो भी था 0 0 हो गया। सेकंड केस में अगर देखा जाए तो वो वैल्यू था -j, ये वो भी यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में ये ट्विडल फैक्टर का मैट्रिक्स अंदर में सेट हो जाएगा। ठीक है, जो आराम से वैल्यू को बस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने वाला है। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना, ये हम लोग को पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेशन करता है। ठीक है, ठीक है भाई।
थोड़ा समझना इसमें दिक्कत है, ठीक है हम लोग को, लेकिन डेथ में समझना भी नहीं है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। लेट अस हैव अ 8 पॉइंट डीएफटी, ठीक है 8 पॉइंट डीएफटी में ट्विडल फैक्टर जो होगा, आई विल शो यू विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है क्या हो रहा है यहाँ पे। uh, कहाँ गया भाई ब्रशेस। लेट्स से कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर लिया जाए, तो ट्विडल फैक्टर्स का वैल्यू अगर 4 पॉइंट में लिया जाए ना, तो ये रहा पहला पॉइंट यहाँ वाले, दूसरा वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे, और चौथा पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इमेजिनरी एक्सिस में इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है -j, ऑब्वियसली इसका वैल्यू होगा -1, और इसका वैल्यू होगा j। तो, तो ये 4 पॉइंट्स में डिवाइड होता है क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर 8 पॉइंट डीएफटी करते गए तो क्या होगा ना, ये वैल्यूज होगा सर्कल में अगर ले लिया जाए, तो एक वैल्यू होगा पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट हो गया 45 डिग्री पे यहाँ, इसका वैल्यू तुम आराम से बोल सकता है 1/√2 -j1/√2, ठीक है। ये चीज हो गया, बेसिकली यही है ट्विडल फैक्टर्स का अलग अलग वैल्यू, ट्विडल फैक्टर का वैल्यूज ये होने वाला है, ठीक है। ये वो 8 पॉइंट डीएफटी, इसको 8 पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये 8 पॉइंट्स हो गया, ठीक है। हम्म। हाँ 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 हाँ, बस वही होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अगर किसी को एक लेट से इसका कोई एक सिग्नल है जिसका हमको डीटीएफटी निकालने का मन है, ठीक है, एक्सएन का वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 होगा, तो पहला पॉइंट को हम लोग करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट को करेंगे हम लोग इससे मल्टीप्लाई, -j से, ठीक है। ये वो ये हो रहा है x1 का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, x(1) का वैल्यू आने वाला है, ठीक है, इंटू -j का वैल्यू से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे जो है ना, हाउ विल आई शो यू, ओमेगा एन का वैल्यू जो होने वाला है, जो ट्विडल फैक्टर था उसका वैल्यू आ रहा है -j, ठीक है, और 4 पॉइंट डीएफटी में, ठीक है। और अगर हम लोग को किसी चीज़ का निकालने का मन है, लेट्स से कि फॉर्मूला क्या आ रहा था, समेशन, जो भी एक्सएन था उसमें ट्विडल फैक्टर जो होगा वो तो था ही, और उसका पावर एन भी है और के भी है, दोनों चीज है, ठीक है। तो एन का वैल्यू पे अगर के का वैल्यू 0 रखेंगे तो ट्विडल फैक्टर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समेशन ऑफ 1 1, तो 1 2 3 4, तो ये एक्स ऑफ 0 क्या आ गया मेरा, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है, ठीक है। एक्स ऑफ 1 क्या आने वाला होगा, एक्स ऑफ 1 आ जाएगा, एक्स एन रहेगा ही, साथ साथ ओमेगा एन का पावर 1 टू द पावर एन टू द पावर एन, तो एन एन का पहला वैल्यू हो जाएगा 0, तो बेसिकली 1 को हो जाएगा 0 1, प्लस दूसरा पॉइंट को वैल्यू हो जाएगा -j +3 इंटू -j का होल स्क्वायर, याद रखने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। ये है ट्विडल फैक्टर का वैल्यू, +4 इंटू -j3, ठीक है। यही चीज अगर हम लोग वो निकाल उस पर निकालने जाए, लेट से कि हम लोग को x(2) निकालने का मन है, ये यहाँ तक हम लोग बताते हैं, यहाँ तक इसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। पहला तो रहेगा वैल्यू, तो पहला तो रहेगा 1 +2 इंटू -j का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, ये k का वैल्यू की वजह से स्क्वायर आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो k है ना, k का वैल्यू 2 फिक्स हो गया, अब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो स्क्वायर आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा पावर, है ना, 3 इंटू 4, 4 इंटू -j वॉट एवर टू द पावर 6, ठीक है। सिमिलरली अब x3 x4 जो भी रहेगा हम लोग सब निकाल सकते हैं 4 पॉइंट डीएफटी में, ठीक है। वही चीज 8 पॉइंट डीएफटी रहेगा तो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे 8 पॉइंट डीएफटी में पॉइंट्स यहाँ पता चल जाएगा तुमको, हाँ, ठीक है।
हम लोग आराम से पीडीएफ तो ऐसे करके कंप्यूटर निकालता है हम लोग का। हम लोग को अगर निकालना होता है तो हम लोग तो बहुत इजीली निकाल लेते हैं, बट कंप्यूटर ऐसे निकालता है। कहाँ गया बोला पीडीएफ, ये रहा। ठीक है, तो ये देखो बेसिकली एक्सएन निकालना है तो एक्सएन इंटू मैट्रिक्स ऑफ ओमेगा एन, बस। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ओमेगा एन लिखने का कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं इसका मैट्रिक्स बताओ। 4 पॉइंट डीएफटी का मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? लेट से 2 पॉइंट डीएफटी का लिखने का मन है, तो 2 पॉइंट डीएफटी का मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 1 और -1। इस मैट्रिक्स के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर देगा एक्सएन को, उसका डीएफटी आ जाएगा 2 पॉइंट डीएफटी। कैसे आया ये के इक्वल टू जीरो के लिए, के इक्वल टू जीरो में तो सारा का वैल्यू 1 ही होता है, और ये के इक्वल टू 1 है। अगर दो ही पॉइंट है तो वो दो पॉइंट कौन सा होगा? ये पहला पॉइंट होगा ये वाला, दूसरा पॉइंट होगा ये वाला। हाँ, तो बस ये दोनों पॉइंट ही बचा। तो पहला के इक्वल टू जीरो में तो 1 1, दूसरा में 1 और -1, बस। इसको किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 और 2 से, तो इसका डीएफटी आ जाएगा। 4 पॉइंट डीएफटी में जो मैट्रिक्स बनता है, जो मेरे को याद है, वो सिंपल है 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, जे -जे -जे और जे, इसका वैल्यू हो गया -1 -1 -1 -1, और इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स आराम से आ जाएगा। तो ये चीज कंप्यूटर में अगर हम प्री लोड कर दे, जैसे मैटलैब में प्री लोडेड है ये वाला मैट्रिक्स, तो हम आराम से मैटलैब निकाल सकते हैं। हम लोग डालेंगे फंक्शन, कैसे, डीएफटी ऑफ, इसका वैल्यू निकाल दो डीएफटी, तो वो आराम से ऐसे करके निकालेगा। तो वो चीज हम लोग को समझना है, बस इतना सा चीज था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये देखो अलग अलग वैल्यूज निकाला है, देखो 8 पॉइंट डीएफटी के लिए दिख रहा है सेकंड कॉलम में 1/√2 का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, वो पहले से प्री स्टोर्ड है, तो ये है उसके पीछे का लॉजिक कैसे निकालता है। ठीक है, अब वही देखो 2 पॉइंट डीएफटी निकाला है, वो लास्ट लाइन देख सकता है डायरेक्ट तुम। ठीक है, डन है। सर्कुलर कन्वोल्यूशन हो गया, सर्कुलर कन्वोल्यूशन। अच्छा, सर्कुलर कन्वोल्यूशन कैसे घुमा घुमा के करते वो तो समझ में आ ही गया। और जो अगर तु, लेकिन वैसे घुमा घुमा के वो कंप्यूटर तो करेगा नहीं, कंप्यूटर मैट्रिक्स के फॉर्म में करेगा। हाँ, लेकिन सिंपल है। देखो पहले क्या था कि पहले x1 को एज इट इज h से मल्टीप्लाई करना पड़ता था विदाउट शिफ्टिंग। फिर क्या होता है, एक शिफ्ट करके, तो शिफ्ट देखो किया है, देखो x0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और लास्ट वाला वैल्यू ऊपर चला गया। इसको और अच्छे से समझना, नीचे में दिया हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पे। समझा क्या हो रहा है सर्कुलर में? x0 x1 x2 x3, x3 वाला लास्ट यहाँ आ गया, फिर एक और शिफ्ट कर दिए, एक और शिफ्ट कर दिए, 4 बार शिफ्ट कर लिए, तो मेरा 4 पॉइंट सर्कुलर कन्वोल्यूशन भी हो गया। ठीक है, आ, लेकिन ये हुआ कंप्यूटर ऐसे ही करता है सर्कुलर कन्वोल्यूशन को सॉल्व। ठीक है, तो ये है तरीका। लेकिन अगर हम लोगों को कभी करना होगा सर्कुलर कन्वोल्यूशन तो कैसे करेंगे? मैट्रिक्स मेथड है, तो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए हम लोग? देख, तो बहुत सिंपल चीज है, तो चीज बता देते हैं। लेट्स से कि हम ये बस एग्जांपल बता दो तो कौन सा है हमारा, किसका सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालने का मन है। हाँ, 1 2 3 1 और 4 3 2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 1, और साथ में लिखेंगे 4 3 2। ठीक है, ये हम लोग निकालने की कोशिश ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और 4 1 ज़ा 4। इसका बताओ, 4 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 4 6 2, 2 4 6 2। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आप ये देखो, इन दोनों का सर्कुलर कन्वोल्यूशन देखो, लेट्स से कि ये x1 है, ये x1n है, ये x2n है। तो अगर हम लोग x1n कॉन्वोल्यूशन, नॉर्मल लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालने का मन है हमको। ठीक है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे लीनियर कॉन्वोल्यूशन, पहले निकाल के देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। पहला चीज है, ये देखो, पहला चीज ये देखो, 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 11 11, फिर
20, फिर 19, देन 13, देन 8 और 2। ये हुआ लीनियर कॉन्वोल्यूशन। बट अगर इसी का सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन निकालना होता तो कैसे करते? सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का सही सिंबल ये रहा, और x2n करना होता तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे करेंगे? ये लीनियर देखो, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का क्या बात है ना, हम लोग दो ऐसा सिग्नल का ही सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ सैंपल सेम है, जैसे इसमें भी 4 है उसमें भी 4 है, तभी हम लोग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं। नहीं है, हाँ, अगर नहीं है तो हमको जीरो पैडिंग करना पड़ेगा, ये समझ लो। जीरो पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा जीरोस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो सर्कुलर कन्वोल्यूशन का आंसर है वो जो है 4 ही आएगा, 4 ही टर्म्स आएगा। लीनियर कन्वोल्यूशन का वैल्यू जो होता है वो n1 प्लस n2 माइनस 1 होता है, जैसे यहाँ पे 4 प्लस 4 माइनस 1, 7 टर्म्स आ जाएगा। लेकिन इसमें सेम ही होना चाहिए, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब 19 के बाद आगे नहीं लिख सकते, तो आगे वाला पॉइंट हम लोग यहाँ लिखेंगे 13, 8, 2, ठीक है। अब बस सिंपली ऐड कर देंगे, 4 प्लस 13 17, 19, 22, 19। ये हो गया सर्कुलर कन्वोल्यूशन का आंसर, 17, 19, 22, 19। ये देखो, है कि नहीं? मस्त। तो ऐसे करके सर्कुलर कन्वोल्यूशन कभी निकालने बोले सर इसका निकाल के दो, रनिंग ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है फिल्टर डिजाइन, ठीक है। इसमें ज्यादा हम लोग को डेप्थ में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका कुछ कुछ क्रक्स हम लोग को बस दिमाग में रखना है जो सर पूछ सकते हैं। पहला चीज है कि फिल्टर होता कैसे है, तो लेट्स टॉक अबाउट द सिंपलेस्ट फिल्टर, दैट इज आइडियल लो पास फिल्टर। देखो, आइडियल लो पास फिल्टर होता है एक रेक्टेंगुलर सिग्नल होता है, ठीक है, जो कि इस फ्रीक्वेंसी से उस फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है, और ये एक्चुअली में फूरियर डोमेन में बनाया गया है, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके। तो हम लोग जनरली फिल्टर्स का जब बात करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही बात करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी को नहीं। ये बेस्ट फिल्टर है। देखो, जो फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए उसको 1 गेन दे रहा है, और जो नहीं चाहिए उसको 0 गेन दे रहा है। तो अगर हम, तो ये आइडियल फिल्टर हो गया। इसको बस बेसिकली जो सिग्नल को फिल्टर करना उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फूरियर डोमेन में मल्टीप्लाई करना मतलब एक्चुअली उसको कन्वोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम में डालेंगे तो मेरा जो चाहिए वो उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग को ऐसा आइडियल फिल्टर नहीं बना पाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजन, ठीक है। तो ये आइडियल चीज है जिस जैसा हम लोग को बनना है। तो इसके लिए क्या सीन है इसका, अगर हम लोग का क्या किया गया है, रुक बताते हैं। एच ऑफ ओमेगा को ऐसा लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। हमको ये फिल्टर का हमको इनवर्स चाहिए। इनवर्स मतलब हमको ये चाहिए देखना है कि डिस्क्रीट डोमेन में यानी टाइम डोमेन में इसका क्या वैल्यू आता है। तो अगर कोई पढ़ा है तो उसको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का जो इम्पल्स इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक सिंक फंक्शन होता है या सैम्पलिंग फंक्शन होता है, ठीक है, जो एक तरह का साइनसॉइड है जो धीरे 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 डिके करते जाता है, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, इसको इंटीग्रेशन करना है माइनस पाई से पाई के बीच में, क्योंकि एन डोमेन है और एन डोमेन में माइनस पाई से पाई लेते हैं। अगर टाइम डोमेन था टी तो उसमें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मिलता है। हाँ, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का सिंपल फॉर्मूला लगाएं। हाँ, अब एच ऑफ ओमेगा का वैल्यू 1 है इसके बीच में, बाकी जगह 0 है, ये सिंपल है, ठीक है। ये वाला पार्ट छोड़ ही दो, इसको मत करना, एन इक्वल टू 0 के लिए हम लोग को नहीं निकालना, एन इक्वल नॉट इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे। सिंपल इंटीग्रल है, बहुत सिंपल, ठीक है, जो कि वैल्यू आराम से सॉल्व करके ये आ जाता है साइन ओमेगा सी एन बाई पाई एन, ठीक है। ये जो फंक्शन बना है इसको बोलते हैं सिंक फंक्शन बोल सकते हैं या सैंपल फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ये दिखने में कैसा होता है, ये दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। धीरे धीरे साइनोसॉइड डिके होते जाएगा, ठीक है। एन ये तो निकला है, एन एन नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये चीज निकला है। एन इक्वल टू 0 के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, लिमिट्स लगाएंगे, लिमिट्स वो भी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, आने वाला यही है, आराम से आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा सी बाहर, बस आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया। अब देखो, अब तुम लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता चल जाएगा अभी, कि कभी भी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम अगर लेफ्ट साइड में भी आ रहा है, मतलब 0 से लेफ्ट में भी आ रहा है, तो वो हमेशा एक नॉन कॉजल सिस्टम हो जाएगा,
ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में आ रहा था, इसका मतलब नॉन कॉजल सिस्टम हो गया। और तुम लोग को पता होना चाहिए कि नॉन कॉजल सिस्टम को कभी एक्चुअली प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ कॉजल सिस्टम को रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए हाँ, कभी भी प्रैक्टिकल फिल्टर बना, सॉरी, आइडियल फिल्टर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। सो आइडियल फिल्टर्स आर नॉट प्रैक्टिकली रियलाइजेबल। व्हाई? बिकॉज़ इट इज अ, हाँ, नॉन कॉजल ट्रांसफर फंक्शन, नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है, तो कैसे करें फिर? तो हम लोग जो एनालॉग फिल्टर बनाने वाले हैं, सी, आवर अल्टीमेट टारगेट इज टू बिल्ड अ डिजिटल फिल्टर। ठीक है, तो डिजिटल फिल्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सारा दिमाग लगाएंगे एक एनालॉग फिल्टर बनाने में, और एक डब्बा रहेगा, वो डब्बा उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा डिजिटल फिल्टर में। ठीक है, डब्बा मतलब एक सिस्टम, सिस्टम मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे नीचे में। ठीक है, आ, तो क्या होगा कि ये एक तरह का एक एक एनालॉग फिल्टर है, जो जिसमें हाई देखो, ये होता है पास बैंड जो ऊपर में है, जिसको पास करने वाला, और जो नीचे है वो है स्टॉप बैंड, जिसको स्टॉप होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखो तो पास बैंड में रिपल्स है। ठीक है, रिपल्स का क्या मतलब हो सकता है कि वो, वो जो पास कर रहा है फ्रीक्वेंसी, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी में सेम गेन नहीं दे रहा, अलग अलग गेन दे रहा है, जो कि अच्छा बात नहीं है। स्टॉप बैंड में भी हमको चाहिए था जीरो हो जाए, बट कुछ फ्रीक्वेंसी को कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जा रहा है। दूसरा चीज गलती। तीसरा चीज क्या है, इसको यहाँ से यहाँ गिरने में भी टाइम लग रहा है, हम चाहेंगे कि डायरेक्टली तुरंत गिरे, मिनिमम टाइम में गिरे। अब मिनिमम टाइम में गिरे तो आइडियल बन जाएगा, आइडियल रियलाइज नहीं कर सकते, तो हम लोग देखते हैं क्या मैक्सी ऑप्टिमम चीज रियलाइज कर सकते हैं। एक एनालॉग फिल्टर में जो पैरामीटर्स है, जो कोड में यूज होता है, वो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि एक टर्म है यहाँ पे आरपी। आरपी मतलब हुआ पास बैंड रिपल, जो तुम्हारा पास बैंड का रिपल्स को केटर करता है, मतलब इसका ख्याल रखता है। इसको हम लोग आरपी अगर दे देंगे वैल्यू 0.03, जो कोड में सर लिखाते हुए रहते हैं, वो इसका केटर कर लेगा कि इसमें कितना रिपल्स है। सिमिलरली स्टॉप बैंड में जो रिपल्स होगा उसको ए से डिनोट कर लेते हैं, ए एस। ठीक है, वो दोनों डीबी में होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे जहां से गिरना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पास, क्या बोलते हैं, पास बैंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जहां तक गिर गिर के आ जाता है उसको बोलते हैं स्टॉप बैंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर आइडियल फिल्टर वी वांट दैट पास बैंड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी नियर टू ईच अदर। ठीक है, गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोग कभी भी फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे मैटलैब में, ऑक्टेव में, तो हम लोग चाहेंगे कि ये सब पैरामीटर्स देंगे, 4 पैरामीटर्स, ओमेगा पी, ओमेगा एस, और साथ-साथ दोनों पास बैंड का रिपल्स। ठीक है? अ, एनालॉग लो पास फ़िल्टर में हम लोग को 2 चीज़ पता होता है, कि स्टेबल होना चाहिए, कॉजल होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ऐसा जो मेरे को पता नहीं है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम कैच कर दिए बेसिकली, है ना? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालॉग फिल्टर्स? वी आर इन, ये इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ, पूछेगा ही। बटरवर्थ फिल्टर मोस्ट फेमस, चेबीशेव फिल्टर टाइप 1 एंड टाइप 2, एंड एलिप्टिक। तो चेबीशेव का 2 टाइप होता है, जिसमें टाइप 1 हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, टाइप 2 इज नॉट वेरी यूज्ड, नॉट कॉमनली यूज्ड। एलिप्टिक फिल्टर है और बटरवर्थ फिल्टर है। दिखने में कैसा होता है ये चीज, ऐसा टाइप का, जिसमें बटरवर्थ का क्या खास बात है ना, कि जनरली उसमें बटरवर्थ में ना रिपल्स नहीं होता है, या मिनिमम होता है रिपल्स। ठीक है, ना के बराबर। लेकिन इसमें क्या खराब बात है बटरवर्थ में, कि वो गिरने में टाइम लगाता है, मतलब उसका जो एक तरह से पास बैंड टू स्टॉप बैंड जो डाउन होता है, उसमें थोड़ा सा स्टीप नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, ज्यादा समय नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, उसका स्लोप कम है। हाँ, ट्रांजिशन, हाँ, इसको बोल सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड ज्यादा है इसका। ठीक है, सिमिलरली एलिप्टिक फिल्टर में ट्रांजिशन पीरियड बहुत मिनिमम है, बट इसमें वो बहुत ज्यादा होता है रिपल्स। ठीक है, तो हम लोग को एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा दोनों के बीच में। चेबीशेव फिल्टर इज अ गुड फिल्टर। ठीक है, बेस्ट कुछ बता नहीं सकते, इसमें कुछ हमको पता नहीं कि आई कैन नॉट कंक्लूड कि ये बेस्ट फिल्टर। ठीक है, बट हाँ, बटरवर्थ में हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि सिंपल टू बिल्ड है। अब देखो, बटरवर्थ सिंपल टू बिल्ड होता है। ठीक है, बटरवर्थ फिल्टर का एक जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन है, 1/1 प्लस ओमेगा बाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बाय ओमेगा एन का स्क्वायर। बेसिकली ये जो स्क्वायर है यहाँ पे रूट अंदर में बन जाएगा। तो जो बहुत फेमस है, जो तुम हम लोग जितना भी बीजेटी से जो बनाते हैं या आरसी फिल्टर बनाते हैं, वो जनरली बटरवर्थ ही बना पाते हैं। 1/1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर और उसका रूट।
तो ये हम लोग आरसी फिल्टर जो बनाते हैं वही होता है। बट इसमें एक और टर्म आता है एन का, एन है बेसिकली ऑर्डर ऑफ बटरवर्थ फिल्टर। बटरवर्थ फिल्टर का ऑर्डर कम होगा तो बहुत आराम से नीचे गिरेगा, मतलब उसका जो ट्रांजिशन पीरियड है ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे वो स्टीप होते जाएगा, धीरे धीरे और स्टीप हो जाएगा, एन इक्वल टू 100 में बहुत स्टीप हो जाएगा। बट जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाएंगे तो उसको बिल्ड करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है कंप्यूटर के अंदर वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो कंप्यूटर को डिजाइन करने में समय लगेगा। ठीक है। हम्म। मतलब जैसे जैसे तुम ऑर्डर बढ़ाते जाएगा तो तुम्हारा कंप्यूटर स्लो होते जाएगा, फिल्टर स्लो काम करेगा। तो तुमको देख लो कि तुमको कितना टाइम का मतलब क्या कमी है। तुमको अगर इन्फिनाइट टाइम है तो आराम से बनाओ जितना ऑर्डर का बनाना है, या कंप्यूटर तुम्हारा प्रोसेसर अच्छा है वो तुम्हारे प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा ना, कि भाई कितना जल्दी प्रोसेस करता है। हम्म। आ, देखो अब सिंपल है, अगर सिंपल आरसी सर्किट बनाएंगे मान लो, जो कि बहुत सिंपल होता है, लेकिन वही आरसी सर्किट बहुत सारा कास्केड में लगाएंगे तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाता है ना। जैसे मान लो आर सी आर सी आर सी ऐसा बनाते जाएंगे तो उसका तुम ट्रांसफर फंक्शन निकालने जाएंगे तो तुमको बहुत दिक्कत होगा, बढ़ जाएगा फिजिकली। ठीक है। इसलिए हम लोग को ऑर्डर मिनिमम रखता है। एक प्रो फैक्ट ये है कि अगर एन का वैल्यू वन है यानी ऑर्डर वन है तो वो जो गिरता है ना, जो स्लोप होता है ना, वो तो 20 dB पर डेकेड। ऑर्डर टू के लिए 40 dB पर डेकेड, ऑर्डर थ्री के लिए 60 dB पर डेकेड। अब तुम समझ गए कि कैसे गिरने वाला है। ठीक है। बटरवर्थ फिल्टर का ये स्पेशलिटी है। अच्छा, यहाँ पे एक आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली एकदम बीच का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। बेसिकली कह सकते हैं वो जो मेरा पास बैंड फ्रीक्वेंसी था और स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी था उसके एकदम बीच वाला वैल्यू है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखो, हम लोग अगर जो मैटलैब ऑक्टेव में डालते हैं ना, हम लोग दो चीज चार चीज देंगे। हम लोग देंगे उसको रिपल वाला फैक्टर देंगे दोनों बैंड्स का, तो दो चीज हो गया। और दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों वाला देंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सॉरी पास बैंड फ्रीक्वेंसी जो होता है वो दोनों देंगे। तो वो रिटर्न करेगा हम लोग को ये दो चीज, ये ओमेगा सी और साथ में ऑर्डर। ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करता है, वो ऐसे कैलकुलेट करता है, दिखाते हैं तुमको। ये देखो एन ऐसे ऑर्डर कैलकुलेट करता है बेसिकली। तुमको अगर यहाँ तुमको अगर यहाँ का वैल्यू दे दिया जाए, यहाँ पे यह कब से गिरना स्टार्ट हुआ है, और यहाँ का वैल्यू दे दिया जाए और तुमको स्लोप भी बता दिया जाए, तो तुम आराम से बीच का फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल लेगा, आराम से निकाल लेगा, है ना। प्लस यहाँ से यहाँ गिरने में कितना उसको लगा है तुम स्लोप से पता चल जाएगा। ये स्लोप अगर कंप्यूटर कैलकुलेट कर लिया कि 20 dB है तो बोल देगा ऑर्डर वन है। बोल देगा अगर 40 dB है तो बोल देगा ऑर्डर टू है, डीबी पर डेकेड है। तो स्लोप से वो ऑर्डर पता कर लेगा, और ऑर्डर का मदद से वो बीच का वैल्यू भी पता कर लेगा। तो हम लोग देंगे चार चीज, रिटर्न करेगा दो चीज, ओमेगा सी और एन। और ये कौन सा फंक्शन है, इसको बोलते हैं बट ऑर्ड, BUTTORD। ये ऑक्टेव में सर पढ़ाए हैं तो उसको बट ऑर्ड यही दोनों चीज रिटर्न करता है। ठीक है। ये रहा फॉर्मूला जिससे वो कैलकुलेट करके रिटर्न करता है। देखो, पास बैंड रिपल स्टॉप बैंड रिपल को यूज में लेता है और साथ साथ दोनों फ्रीक्वेंसीज को यूज में लेता है। ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस जनरल आइडिया होना चाहिए कि वो ये सब चीज रिटर्न करता है। ठीक है। अब क्या बात है ना, अब इसमें अगर हम लोग को निकाल लें व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली बताते हैं। ये हम लोग एक एनालॉग फिल्टर बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है। जो कोई भी बटरवर्थ हो सकता है, चेबिशेव हो सकता है, एलिप्टिक हो सकता है। ठीक है। कोई भी फिल्टर होगा और इसको हम लोग पास करेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो मेरा आंसर आएगा वो एक डिजिटल फिल्टर आएगा। ठीक है। ये कोई एक ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे तो इसमें पांच तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें हम लोग को बेसिकली दो चीज पढ़ना है। एक है इम्पल्स इनवेरियंस ट्रांसफॉर्म, और एक है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है। वो ट्रांसफॉर्म क्या करता है, वो एस डोमेन को जेड डोमेन में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है। मैप करता है एस डोमेन और जेड डोमेन में। ठीक है। तो मैपिंग वगैरह जैसे कुछ रैंडम मैपिंग्स दिखाया हुआ है तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको हटा सकते हैं। हाँ, ये देखो पांच तरह का तुम्हारा डिजिटल आईआईआर फिल्टर। आईआईआर फिल्टर क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा सर आईआईआर व्हाट इज आईआईआर फिल्टर। तो आईआईआर फिल्टर इज ऐसा फिल्टर जिसका इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। मतलब उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है एच एन, स्मॉल एच एन,
उसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल यूएन, यूएन में तुम देखो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स है, यूएन मतलब यूनिट स्टेप। और वही अगर तुम्हारा फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, एफ आई आर फिल्टर जिसको बोलते हैं, तो वो होता है तुम्हारा नॉर्मल ले लो, एच एन इक्वल टू 1 2 6 5, 4 ही पॉइंट्स है, तो वो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, ये हो गया इम्पल्स इनवेरियंस मेथड। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर हम लोग को पढ़ना, बाकी चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं पोर्शन में नहीं है, लेकिन ये सब पूछेगा कि क्या क्या यूज करते हैं बाइलिनियर कैसे। अब इसमें आगे सवाल आएगा कि इम्पल्स इनवेरियंस में क्या मेरिट्स है डिमेरिट्स है, फिर बाइलिनियर में क्या मेरिट्स डिमेरिट्स है, वो सब चीज। ठीक है, देखो इम्पल्स इनवेरियंस मेथड बहुत समझना बहुत आसान है, देख बहुत आसान है। देखो एक 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 फिल्टर है जिसका ट्रांसफर फंक्शन टाइम डोमेन में है एच टी। ठीक है, इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे एच ए एस, तो वो हो जाएगा उस फिल्टर का एनालॉग फिल्टर बना लिया हम लोग एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, अब हम दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, इस एच टी को हम लोग डिस्क्रिटाइज किए, यानी टी के जगह एन टी एस बैठा दिए, डिस्क्रिटाइज कर दिया, और उस डिस्क्रिटाइज्ड वर्जन का जेड ट्रांसफॉर्म ले लिया जेड। तो सोचो ये एच ए एस और ये एच जेड एक तरह से एक ही फिल्टर का अलग ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हमको बस यही चेंज करना, हम लोग को क्वेश्चन में यही गिवन होगा एच ए एस, और उसको हमको चेंज करना है एच जेड में। यही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, इम्पल्स इनवेरियंस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अभी जो बताया ना ये वाला ट्रांसफॉर्म है ना, वही काम करता है। इधर अगर एस डोमेन है, मतलब एच ए एस दे रहे हैं, टर्न कर देगा, मैपिंग कर देगा। ठीक है, मैपिंग कर देगा, इट्स अ गुड वर्ड, वर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि वही यूज करेगा तो मजा आएगा। एक चीज बस ध्यान रखना, कैपिटल ओमेगा है वो एनालॉग फ्रीक्वेंसी, और छोटा ओमेगा जो है वो है डिजिटल फ्रीक्वेंसी। तो बाद में यूज करेंगे एक। अब देखो ये सब मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इम्पल्स इनवेरियंस सबसे सिंपल है, तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी सब चीज उतना सवाल वाल मत पूछना। ठीक है, लेट्स से कि एच ए एस जो है उसको इस फॉर्म में आराम से डिनोट कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। इसी को अगर समेशन के फॉर्म में लिख दिया तो ये हो गया। ठीक है, अब किसी को अगर याद होगा कि लाप्लास डोमेन से टाइम डोमेन में जाने के लिए क्या करते हैं, देखो इसका इम्पल्स इनवर्स ले लेंगे तो आराम से एक्सपोनेंशियल नहीं आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस ई टू द पावर पी के लिख सकते हैं, पी के टी। और ए तो कॉमन ही है बेसिकली, अगर इसका अगर एच टी लिखा जाए तो ये होगा क्या, बहुत सिंपली हो जाएगा। लाप्लास डोमेन में सब लोग जानता है, ये चीज हो गया। यही एच टी के जगह अगर एन टी एस बैठा देंगे टी के जगह, बस ये देखो यहाँ बैठा दिया तो मेरा एच एन बन गया, बन गया ना, एकदम सही। अब बस इसका जेड ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जेड ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है इनवर्स लैप्लास लेके टी, टी से फिर उसको डिस्क्रिटाइज किए एन, और उसका जेड ट्रांसफॉर्म। प्रोसेस तो पहले भी एक्सप्लेन कर दिए, और ये एक एग्जांपल लेकर बताया जा रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल, एच एन की जगह यही बैठा दिए, और जेड एन जो फॉर्मूला है वो, फॉर्मूला में समेशन कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। यहाँ पे एक ए को बाहर निकाल लिया क्योंकि एन का फंक्शन है नहीं कि एक ए। अब ये चीज देखो तो तुमको एक जीपी दिखेगा, आराम से जीपी है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस वन, वन बाय वन माइनस आर। क्या, नहीं नहीं कुछ कर, तुमको कुछ नहीं करना है, ये चीज हल्का हल्का समझ के रखो, ताकि तुम आराम से एक, तुमको हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो समझना थोड़ा खुद एक्सेप्ट नहीं होता है, बट अभी अगर तुम्हें डिराइव करके बता दिया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो तुम आगे एक्सेप्ट कर लेगा, चलो हाँ भाई सही बता रहा है। ठीक है, तो पूछेगा कुछ नहीं, बट एज एन तुम्हारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहे, बहुत इजी ही है इसलिए बता रहे। आ, ये अगर कैलकुलेशन करेंगे समेशन का, बहुत इजी है, एक जीपी है, जीपी में वन बाय वन माइनस आर होता है, तो यहाँ पे आर क्या है, यही वाला टर्म है आर तुम्हारा। तो एच जेड मेरा बहुत इजीली ये आ गया। ठीक है, और एच ए एस मेरा क्या था, एच ए एस मेरा था लगभग लगभग यही चीज था, देखो ध्यान से ऊपर तो, ये देखो यहाँ पे ये चीज है एच ए एस। तो अगर इन दोनों को मैपिंग किया जाए तो क्या पता चल रहा है कि देखो वन बाय एस माइनस ए के जगह ये चीज भरना है बेसिकली। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पोल्स था वहां पे वही चीज एकदम लगभग एकदम सिमिलर है, बेसिकली मैपिंग होगा। मतलब एस डोमेन में जो ये चीज होगा ना उसको हम लोग चेंज कर देंगे ये चीज में, तो वो जेड डोमेन में चेंज हो जाएगा। समझा,
इसको थोड़ा सा अच्छा सा और समझे तो इसका दोनों का पोल मैच करना चाहिए। जैसे इसका पोल क्या हो गया, इसका पोल हो जाएगा पीके, इसका पोल क्या हो जाएगा e टू दी पावर पीके टी एस, एकदम सिंपल। और इसका पोल हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे जो पीके है इसका पोल और इसका पोल सेम है, अगर मैपिंग कर रहे हैं तो सारा पोल्स भी तो सेम ही होना चाहिए, मैप होना चाहिए, इसीलिए दोनों का पोल सेम है। अगर हमको पूरा का पूरा प्लेन ही मैप करना है तो बस यहाँ पे जो पीके है इसके जगह डायरेक्ट एस बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ से पोल्स तो वही आया ना, एस इक्वल टू पीके आया है, तो डायरेक्ट पीके की जगह एस बैठा देंगे। बस कुछ हो ही नहीं, बस जेड की जगह एस टी एस ई टू द पावर एस टी एस बैठा देंगे तो मेरा पूरा का पूरा मैपिंग हो गया। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, लास्ट चीज है, अब बहुत सिंपल सिंपल चीज ही है। अब एस की जगह बस जे ओमेगा बैठाना है। ठीक है, और जेड की जगह क्या होता है, आर ई टू पावर जे ओमेगा, याद करो ये चीज जेड ट्रांसफॉर्म में होता है। जेड का ये एक्सप्रेशन जैसे एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, इस तरह से जेड का वैल्यू ये होता है। ठीक है, यहाँ पे बस अगर हमको एस, ये रिलेशन है देखो, जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एस टी एस में देखो जेड की जगह ये बैठा दिया, एस की जगह सिग्मा प्लस जे ओमेगा बैठा दिया गया। ठीक है, और बस एकदम सिंपल, हाँ एकदम रियल इमेजिनरी के सेपरेट करेंगे, कर क्यों रहे हैं लास्ट बताते हैं। आर का वैल्यू ये आ गया, वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओमेगा का वैल्यू क्या आया, देखो ओमेगा के टर्म्स में ही आ गया, मतलब एनालॉग फ्रीक्वेंसी को अगर टीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिजिटल फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। तो तो सोचो तुम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। इसमें क्या खास बात है ना कि बाय ये जो हम लोग इम्पल्स इनवेरियंस मेथड किए, यहाँ पे जो डिजिटल ओमेगा और एनालॉग ओमेगा उसमें एक लीनियर रिलेशन है, बस ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, ठीक है, अच्छा इट्स नॉट, अब एक लाइन में बता दे रहे हैं देखो, जो एस डोमेन में जो लेफ्ट साइड होता है वो स्टेबल होता है, और जेड डोमेन में जो यूनिट सर्कल के अंदर होता है वो स्टेबल होता है। तो बस एस डोमेन का लेफ्ट साइड को अगर इसके अंदर भर देंगे तो वो हो गया मैपिंग, इस साइड, और राइट साइड को अगर इसके बाहर भरना होगा तो हाँ, अनस्टेबल अनस्टेबल से मैप करना चाहिए। एस डोमेन में क्या है ना, एस डोमेन में देखो फ्रीक्वेंसीज कहाँ से, जीरो से लेकर इन्फेनाइट तक है ना, जीरो से लेकर इन्फेनाइट तक होगा, माइनस नेगेटिव तक होगा, माइनस इन्फेनाइट तक होगा। ठीक है, लेकिन जेड डोमेन में देखा जाए फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड, ओनली जीरो से टू पाए है, या माइनस पाई से पाए है, समझा। इसीलिए एस डोमेन में जो है इन्फेनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, वेयर एज इसमें जो है माइनस पाई से पाए है। ओके, ये मैपिंग एक तरह से समझ जाने के लिए है। ठीक है, अब देखो एक डिसएडवांटेज ऑफ इम्पल्स इनवेरियंस मेथड है, ठीक है, जो कि पूछेगा सर, तो डायरेक्ट पीडीएफ खुल के यहाँ से लिखना है, इतना बड़ा चीज पढ़ने का जरूरत नहीं, बस ये समझ जाओ कि एक मेनी टू वन मैपिंग है, मतलब बहुत सारा एनालॉग फ्रीक्वेंसी ओमेगा के लिए एक ही डिजिटल फ्रीक्वेंसी है, तो मेनी टू वन फंक्शन बन रहा है, मैपिंग इज नॉट वन टू वन, तो ये मैपिंग हम लोग ठीक से कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज क्या था कि लीनियर है रिलेशन दोनों डोमेन का फ्रीक्वेंसी के लिए, तो इसको एडवांटेज को ठीक करने के लिए, अच्छा ये एक तुम्हारा सा ये लिख दिया गया है, ये बड़ा बड़ा चीज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जिंदगी में कभी सर पूछ भी लिए कि क्या करते हैं तो पीडीएफ खोल के आंसर बक देना। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया गया है, अगर एच एस है ये, इसके लिए तुम इसको पार्शियल फ्रैक्शन पड़ेगा, आप पार्शियल फ्रैक्शन का स्टेप दिखाएंगे नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन टूटने के बाद ये बन गया है। ठीक है, इसका इनवर्स लिया जाएगा, या तो तुम एकदम स्टेप वाइज करो कि इसका इनवर्स लो, फिर उसको एनटीएस में चेंज करो, और उसके बाद फिर उसका जेड ट्रांसफॉर्म लो, और नहीं तो अगर तुम पिछले से कुछ सीखा है तो डायरेक्ट एस के जगह ये चीज बैठा दो। समझ में आया? क्वेश्चन में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, टीएस का वैल्यू देखो 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो वेरी सिंपली हम लोग इसमें ये चीज बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर आया कुछ इस प्रकार से आ जाना चाहिए, जो कि कुछ नहीं किया गया, एस माइनस एस प्लस वन के जगह बस वन वन प्लस ई टू दावर उसको बैठा दिया गया। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि बेसिक से करो तो वो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये मैपिंग हाल हमको भी समझ में नहीं आता है क्या मैपिंग कर रहा है लोग। ठीक है, बट बोलता है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा। यही चीज अगर कोड में बोले तुमको कोड करना है, सी। ठीक है,
कन्वर्ट अ सिक्स्थ ऑर्डर एनालॉग बटरवर्थ फिल्टर टू अ डिजिटल फिल्टर यूजिंग इम्पल्स इनवेरियंस मेथड। ठीक है, सैम्पलिंग रेट दे दिया है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दे दिया गया है। ठीक है, तो लेंगे एफ इक्वल टू ये, एफ एस इक्वल टू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ले लिया गया है। ठीक है, बटर नाम का एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, प्री डिफाइंड फंक्शन है। जो चीज तुमको लेगा, क्या एक ऑर्डर लेगा, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी लेगा, और फ्रीक्वेंसी लेगा वो ओमेगा रेडियंस पर सेकंड में लेगा, इसलिए 2 पाई into f करना पड़ेगा, और साथ साथ कॉमा देके एस लिखना पड़ेगा। एस मतलब ये एक एनालॉग फिल्टर है। हाँ, वो एक एनालॉग फंक्शन है एस। ठीक है, और इसके साथ एक कॉमा, देखो ये लो पास फिल्टर बनाना है तो बाय डिफॉल्ट लो पास फिल्टर बनता है। बट सर का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि नहीं, अब इसको तुम चेंज करके तुम बताओ हाई पास कैसे बनाएंगे। तो ये जो 2 पाई एफ और एस के बीच में एक और कॉमा देख के तुमको वहां पे ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा हाई पास लिख दो, या बैंड पास लिख दो, इस टाइप से। या फिर तुम डायरेक्ट हाई भी लिख दो, या बैंड भी लिख दो, इस टाइप से, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये बटर फंक्शन क्या करता है, ऑर्डर लेता है, फ्रीक्वेंसी लेता है, और ये एस ले लेता है, और रिटर्न क्या करेगा, जो ट्रांसफर फंक्शन बना है ना मेरा एस डोमेन में, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब बी हो गया न्यूमरेटर पोल्स, और ये हो गया डिनोमिनेटर पोल्स। पोल्स रिटर्न किया। और इम्पल्स इनवेर, देखो डायरेक्ट फंक्शन है, जो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेगा, और साथ साथ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेगा, और तो मेरा जेड ट्रांसफॉर्म एच जेड बना था, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिटर्न करेगा। और फ्रिक जेड, हाँ हाँ हाँ, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेके फ्रिक जेड क्या काम करता है, उसका एक पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन बना देता है। ठीक है, न्यूमरेट पोल्स और जीरोस लेके फिर उसका पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन बना देता है। ठीक है, ये 1024 किस काम का हमको अभी तक समझ में नहीं आया है कि इसका क्या काम है। ठीक है, बट डायरेक्ट फ्रिक जेड शायद वही करता है कि पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन ही बना देता है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें इलिप्टिक फिल्टर लिया गया। इलिप नाम का फंक्शन है, वही चीज लेता है, ऑर्डर लेता है तुम्हारा, और एक दो और चीज ले लेता है। देखो इसमें पास बैंड ट्रिपल लिया, स्टॉप बैंड ट्रिपल लिया, ये सब लिया, तो पास बैंड ट्रिपल देगा, स्टॉप बैंड ट्रिपल देगा, फिर फ्रीक्वेंसी देगा, और फिर एस देगा, तब के वो दो चीज रिटर्न करेगा। ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली देखना चाहिए, क्योंकि ये एक थ्योरी क्लास है, तो हम लोग ये डिस्कस उतना डिटेल में नहीं करेंगे। हम लोग थ्योरिटिकल डिस्कस करेंगे, कोई थ्योरी पूछ दे सर तो उसको कैसे करें। डीएलटी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये अभी तक का मतलब मोस्टली बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसमें भी एस के जगह, जैसे पिछले बार कैसे एस के जगह ई टू सॉरी जेड के जगह ई टू दी पावर एस टी एस बैठाए थे, यहाँ पे एस के जगह ये चीज बैठा देना 2/ts। अब ये आया कैसे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड से आया, ट्रेपेजॉइडल मेथड जो पढ़ते थे उस समय न्यूमेरिकल मेथड्स में फर्स्ट ईयर। ऑब्वियसली किसी को याद नहीं होगा, तो याद करना भी नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये इससे भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, मान लेते हैं कि आ जाएगा, कोई मतलब बनता भी नहीं है। अब बस पिछले बार की तरह हमको बस इसका ओमेगा और इसका ओमेगा में रिलेशन चाहिए, तो कैसे करेंगे, जेड के जगह ई टू दावर आर ई टू दावर जे ओमेगा बैठाएंगे, और एस के जगह बैठा देंगे सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, समझ रहे क्या बोलेंगे। अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग को एक्चुअल में करना नहीं है, बट सिंप्लीफाई हुआ है, बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हुआ होगा, बहुत बढ़िया। इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो मेरा, वो हम लोग को मेन इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, फाइनल रिजल्ट जो मेरा आया, डिजिटल ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स फंक्शन ऑफ एनालॉग ओमेगा, दैट इज नॉट लीनियर, दैट इज नॉट लीनियर। सो इस ऐसा ग्राफ बन जाता है इसका। ठीक है, ओमेगा वर्सेस, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज नॉट लीनियर, जो एक बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, जिस इस नॉन लीनियरिटी के वजह से एक चीज हो जाता है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी वॉर्पिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस सर से पूछना ही पूछना है इसके बारे में, डेफिनेशन और ये सब के बारे में। ठीक है, क्या होता है वो बताते हैं। पहला चीज, ऑब्जर्वेशन क्या क्या किए कि एंटायर रेंज ऑफ एनालॉग ओमेगा इज मैप्ड ऑनटू रेंज, एकदम से मैपिंग इज 1 to 1, वेरी, जो पिछला डिसएडवांटेज था वो एकदम चेंज हो गया 1 to 1, लेकिन हाईली नॉन लीनियर। ठीक है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी वॉर्पिंग हो जाता है। फ्रीक्वेंसी वॉर्पिंग के लिए डायरेक्ट सर पूछेंगे, ये वाला
पेज खोल के यहाँ से यहाँ तक पढ़ देना है। ठीक है, क्या है ओवरऑल बता दिया जाए तो वही कि अलग अलग, अगर इसका अगर हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कहीं कहीं एक्सपैंड हो जाएगा। द एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ डिजिटल आई आर फिल्टर एक्सपैंड एट लोअर फ्रीक्वेंसी एंड कंप्रेस्ड एट हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन एक्स्ट्रा हो जाता है, कहीं कहीं कंप्रेशन हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये नॉन लीनियर ग्राफ है, होना ही पड़ेगा, उसको क्या करेगा, है ना। तो इसलिए ठीक से मैपिंग नहीं हुआ। इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्री वार्पिंग करते हैं। बेसिकली इसका इफेक्ट को नलिफाई कर देता है। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसके बीच में ना एक और ब्लॉक लगा देंगे जो प्री वार्प कर देगा। ठीक है, प्री वार्प क्या करेगा, जो लोअर फ्रीक्वेंसी को पहले ही वो एक्सपैंड कर देगा, हायर फ्रीक्वेंसी को पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ताकि वार्पिंग के बाद वो वापस नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो इसका सीरीज ऑफ क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाला है कि सर बोल दिए कि क्या है इम्पल्स इनवेरियंस मेथड, तो बोलेगा ये है। क्या एडवांटेज है, तो लीनियर है। क्या डिसएडवांटेज है, मेनी टू वन फंक्शन है। तो क्या करेंगे, मेनी टू वन फंक्शन, तो बोलेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, वन टू वन फंक्शन है। लेकिन उसको क्या डिसएडवांटेज है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो फ्रीक्वेंसी वार्पिंग करता है। तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे, प्री वार्पिंग। तो एक सेट, तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस तुमको लाइन से पूछा जा सकता है, किसी को भी कुछ भी। ठीक है, प्री वार्पिंग का समझ ही गया होगा मोस्टली क्या मतलब है। हो गया। डिसएडवांटेज, मैपिंग इज नॉन लीनियर बिकॉज ऑफ, एकदम सिंपल है, लिख दिया उसी चीज को इंग्लिश में हम लोग जो समझा है। ठीक है, ये कंपैरिजन है इम्पल्स इनवेरिएंस और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का। डायरेक्ट पेज खोल के पढ़ देना, मोस्टली हम पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। एक एलियासिंग इफेक्ट इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, जैसा लिखा हुआ है। एलियासिंग पता होना चाहिए कि दो फ्रीक्वेंसी का सुपर इम्पोज हो जाता है तो वो एलियासिंग होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया गया है। एनालॉग फिल्टर लिया है, इसमें एस के जगह बस ये चीज बैठाना है और कुछ नहीं करना है, और बस एस के जगह ये चीज, ये जो चीज है वो बैठाना है, 2/TS z-1/z+1। ठीक है, तो तुम्हारा सिंप्लीफाई होगा, ये आ जाएगा। इसी को अगर कोड में करना होगा, तो कोड में करने के लिए एक चीज दिए हैं सर, बड़ा सा कोड। ठीक है, तो कोड हम डिस्कस आज नहीं करेंगे, कोड तो तुमको तो समझना चाहिए। ठीक है, तो हो गया 65 पेज का स्लाइड खत्म, बंद कर सकता। नहीं और कुछ, डन है स्लाइड, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सब इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो ही गया, तो बंद कर दो और बताओ कितना देर का हुआ।